Hello friends, today we are starting the video lectures on Himachal Pradesh history under the main topic Freedom Struggle to Statehood. The subtopic of this topic is Formation of Himachal Pradesh. अब इसके अंडर ये हमारा वीडियो लेक्चर 01 है, जिसके आगे कंटिन्यूस 2 वीडियो लेक्चर और आएंगे, मतलब कि ये 3 वीडियो लेक्चर में हम फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड को कंप्लीट करेंगे। अब हम जो हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो हिमाचल प्रदेश बना है 30 प्रिंसली स्टेट से, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में क्या होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी फ्रीडम मूवमेंट्स होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे मॉडर्न हिमाचल प्रदेश का मैप दे रखा है। जो सतलुज है वो डिवाइड कर रही है हिमाचल प्रदेश को 2 रीजन्स में। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये नॉर्दर्न रीजन है एंड इट इज़ साउदर्न रीजन। अब जो साउदर्न रीजन था उस टाइम इसको कहते थे शिमला हिल स्टेट्स, और जो नॉर्दर्न रीजन है उसको हम कहते थे कांगड़ा हिल स्टेट रीजन। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्रिटिशर्स जब एनेक्स करते हैं आके कांगड़ा को, कांगड़ा हिल स्टेट रीजन को और शिमला हिल स्टेट रीजन को, तो यहाँ पे उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके, हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि जो साउदर्न वाला पार्ट था, साउदर्न वाले पार्ट में वो क्या करते हैं, इस रीजन में वो सनद सिस्टम लेके आते हैं, और जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है कांगड़ा हिल स्टेट रीजन, वहाँ पे वो डायरेक्ट रूल करते हैं ब्रिटिशर्स। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि कैसे डायरेक्ट रूल का क्या मतलब होता है और सनद सिस्टम का क्या मतलब होता है। इफ़ यू वांट कि सनद सिस्टम पे एक अलग से वीडियो बने तो यू कैन कमेंट मी। ओके, नाउ हम देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सनद सिस्टम क्या होता है। अब जो साउदर्न रीजन था, सतलुज के नीचे वाला पार्ट था, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, इनके जो रूलर्स हैं, इनके रूलर्स को आज़ादी होती है अपना रूल करने की, पर यहाँ पे ओवरलॉर्डशिप होती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स यहाँ पे ओवरलॉर्डशिप की पावर में रहेंगे, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितना भी रेवेन्यू कलेक्शंस है वो सारा जाएगा ब्रिटिशर्स को टाइम टू टाइम। बट यहाँ पे जो रूल करेंगे ग्राउंड लेवल पे, जो जिनकी ऑटोनॉमी होगी वो होगी लोकल रूलर्स की। बट इन नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते हैं। अब हम इसका भी रीज़न देख लेते हैं कि इसका क्या रीज़न है। अब हम देखते हैं कि जो साउदर्न पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा रूल था वो था गुरखाज का रूल था। ओके, और जो यहाँ हमारा रूल था, यहाँ पे जो रूल करते थे, जो इस पार्ट में रूल करते थे, वो करते थे सिख लोग यहाँ पे रूल करते थे। जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह हो गए, उसको सक्सीड किया खड़ग सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे सिखों ने रूल किया, यहाँ पे गुरखाज ने रूल किया। गुरखा में जो मेन लीडर था वो था यहाँ पे अमर सिंह थापा ने रूल किया। तो यहाँ पे जो गुरखा वॉर हुई है, एंग्लो गुरखा वॉर, वो हुई है 1814 में। ओके, तो यहाँ पे एनेक्स हो जाते हैं, यहाँ पे एनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिशर्स 1814 में। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो एरियाज़ थे, जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो एरिया हो गए, बिलासपुर हो गया, हिंडूर हो गया, बुशहर हो गया, भागल हो गया, जुब्बल हो गया, ये इलाके सारे शिमला हिल स्टेट्स में आते थे और इनको ब्रिटिशर्स ने सनद सिस्टम के अंडर रखा। ओके, अब हम देख लेते हैं थोड़ा ऊपर वाला रीजन जहाँ पे सिखों का रूल होता था उस टाइम। यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर होती है 1845 के टाइम। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे 1814 में हो गई और यहाँ पे 1845 में हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस टाइम यहाँ का जो राजा था उसकी पावर बहुत थी उस टाइम, वहाँ पे लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं था ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ पे जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी, वो लाहौर तक, अफ़गानिस्तान तक उनकी पावर बहुत फैल गई थी। तो यहाँ पे उस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने कोई भी समझदारी दिखाई है, यहाँ पे कोई भी उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया नॉर्दर्न पार्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर होती है 1845 से लेके 1846 तक, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, जिसमें क्या होता है कि इस पूरा सिख रीजन आ जाता है ब्रिटिशर्स के अंडर। ओके, अब यहाँ पे जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं वो उनको तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे जो साउदर्न पार्ट में सनद सिस्टम है, तो यहाँ पे भी सनद सिस्टम आएगा कि यहाँ पे भी ऑटोनॉमी होएगी। बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट रूल किया, जिसके कारण क्या होता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है। उस एंग्लो सिख वॉर में जो लोकल रूलर्स थे वो भी शामिल होते हैं सिखों के साथ। किसके विरुद्ध? ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, और जिसमें वो बहुत बुरी तरह हारते हैं
और यहाँ पे सिखों का पूरा डिमिनिश हो जाता है। यहाँ पे फिर डायरेक्ट रूल हमें पता है यहाँ पे आ ही जाता है। फिर ब्रिटिशर्स का कब आता है, 1845 में ही आ जाता है। यहाँ पे आता है 1814 में, ठीक है। यहाँ पे हम 2 स्टेप्स हमने देख लिए कि यहाँ पे होता है सनद सिस्टम, यहाँ पे करते हैं वो डायरेक्ट रूल। अब यहाँ हम कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि अब ये हमारा जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट में हमें पता है कि यहाँ पे प्रिंसली रूलर्स यहाँ रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कभी भी जो यहाँ के पीपल हैं, अगर उनको प्रॉब्लम आती है, यहाँ के आर्टिशियन है, यहाँ के पीजेंट्स हैं, अगर इनको प्रॉब्लम आती है तो ये किससे करेंगे, इनकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम किसको सुनाएंगे, राजा को सुनाएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इनकी जो लड़ाई होती है पीजेंट्स की, वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होती है। इनकी जो पीजेंट्स की लड़ाई होती है वो राजाओं के साथ होती है, जो उनके लोकल रूलर्स हैं उनके साथ उनकी लड़ाई होती है, नॉट विद डायरेक्ट ब्रिटिशर्स। बट इन अपर पार्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ ही इनकी डायरेक्ट लड़ाई होती है, जैसे कि बाकी होल इंडियन प्रोविंसेस में हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे भी डायरेक्ट रूल करते होते हैं ब्रिटिशर्स। और यहाँ जैसे कि यहाँ हिमाचल के इस एरिया में कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि बाकी इंडियन प्रोविंसेस में जैसे कि मूवमेंट्स चल रही होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वैसे ही सेम मूवमेंट्स यहाँ पर भी देखने को मिलती है हमें। अब यहाँ हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश बना है 30 प्रिंसली स्टेट के विलय के कारण, जिसमें 4 प्रिंसली स्टेट होती है पंजाब की और बाकी होती है शिमला हिल स्टेट्स की। ओके, अब ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंडिपेंडेंस से पीछे जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि 1946 में AISPC ऑल इंडिया स्टेट पीपल कमीशन की बैठक होती है, उदयपुर सेशन होता है, जिसके अंडर वो एक बॉडी का गठन करते हैं, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHSRC की वो गठन करते हैं, और उसके अंडर एग्जीक्यूटिव कमेटी वो उदयपुर सेशन में ही बना देते हैं। और उसके जो हमारे जो उसकी वर्किंग क्या होती है, इस वर्किंग को समझ लेते हैं हम, HHSRC की वर्किंग को। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे डिफरेंट हिल स्टेट्स के जो हमारे प्रजामंडल होती है उनकी वहाँ बैठक होनी होती है, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होनी होती है कि वो आगे डिसाइड कर सके कि हमने क्या करना है। हिमाचल प्रांत को हमने मर्ज करना है पंजाब के साथ, या हमने उसको प्रोविंस में रखना है, या हमने जो भी करना है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो हम क्या हमने उसको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर लेना है, या उसको हम इंडियन यूनियन में ही रहने देंगे, वो सब इन्होंने डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हेड क्वार्टर बनता है इसका, वो बनता है शिमला में, और इसका जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो होता है मंडी में, और उसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, जो कि उदयपुर सेशन में ही बन जाते हैं, वो होते हैं स्वामी पूर्णानंद ऑफ मंडी, और इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं पद्म देव, और प्रेसिडेंट तो हमने बता ही दिया। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं श्याम चंद नेगी ऑफ टिहरीवाल, और जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं इसके शिवानंद रमौल सिरमौर के जो होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मंडी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसके मंडी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। कॉन्फ्रेंस में 48 प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया होता है, पार्ट लिया होता है। ये होती है मीटिंग हमारी 10 मार्च 1946 को ये मीटिंग होती है, और इसमें क्या होता है, रेजोल्यूशन पास होता है कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकल अवेकनिंग करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है प्रिंसली रूलर्स की, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि कैसे हम आगे फ्यूचर में हिमालयन रीजन को एक फुल फ्लेज स्टेट या जो भी है हम उसको कैसे हम बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नाहन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। नाहन कॉन्फ्रेंस हमारी होती है 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 1946 में। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारे HHSRC में जो हमारे जो जितने भी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो सभी डायरेक्ट चुन के आए थे। अब नाहन कॉन्फ्रेंस में बात उठती है कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं YS परमार, और जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं पद्म देव। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी को लेकर नाहन कॉन्फ्रेंस के बाद ही यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो जाता है HHSRC में। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे HHSRC में यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। किसके ऊपर, इलेक्शंस को लेकर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है HHSRC के मेंबर्स के बीच में। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही इनकी डिस्प्यूट होती है, डिस्प्यूट के बाद ये क्या करते हैं, आफ्टर डिस्प्यूट
वाई.एस. परमार मेड एडहॉक कमेटी, एडहॉक मतलब यहाँ पे इमीडिएट कमेटी बनाते हैं वाई.एस. परमार, जिसके प्रेसिडेंट वो खुद ही बनते हैं वाई.एस. परमार, और जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं पद्म देव को। इसमें वो बात रखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जितनी हमारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सभी को मर्ज किया जाए और एक ही यूनियन बनाया जाए हिमालय का। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी पावर को लूज़ कर दें, ऑटोनमी की पावर को लूज़ कर दें, और सिंपल एक ही स्टेट बन जाएं, एक ही हिमालयन स्टेट बन जाएं। वो ये चाह रहे थे। और अब यहाँ वाई.एस. परमार के इस आइडिया को वो SRC की कमेटी वेलकम नहीं करती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं, दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। अब दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है जो चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी आइडेंटिटी लूज़ कर दिया जाए और वो एक ही यूनियन ऑफ हिमालयाज़ में विलय हो जाए। और दूसरी होती है, वो चाहते हैं कि कॉन्फेडरेशन हो। इसका मतलब है, कॉन्फेडरेशन का मतलब है कि वो पार्ट तो इंडियन यूनियन का ही रहेंगे, बट यहाँ पे उनको ऑटोनॉमी चाहिए, अपने चाहिए कि वो रूल कर सकें। मतलब इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे, मान लीजिए कि हमारे दो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, बट दे वांट कि ये जितना भी इनका ग्रुप है वो सारा इंडियन यूनियन में ही आए। ठीक है, इनका मानना था कि यहाँ पे कॉन्फेडरेशन होनी चाहिए, यहाँ पे रूलर्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और यहाँ पे जो मर्जर वाला ग्रुप था वो चाहते थे कि इनको ये आइडेंटिटी लॉस कर देनी चाहिए और डायरेक्ट ही हमारा एक ही उन्होंने हिमालयन स्टेट बनानी थी और वो इंडियन यूनियन के अंडर मर्ज होनी थी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या सब जो मर्जर थे वो क्या सपोर्ट करते हैं और जो कॉन्फेडरेशन वाले थे वो क्या सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले मर्जर वालों को देख लेते हैं कि मर्जर वाले क्या सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ मर्जर वाले क्या चाहते हैं, नो प्रिंसली स्टेट ओनली मर्जिंग। वो चाहते हैं कि कोई प्रिंसली स्टेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मर्ज होना चाहिए और एक ही हिमालयन हिल स्टेट बननी चाहिए जो कि बाद में इंडिया का यूनियन बने। ठीक है, इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे पद्म देव, वाई.एस. परमार, शिवानंद रमोल। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनको। अब हम सेकंड देख लेते हैं, जो सपोर्ट करते हैं कॉन्फेडरेशन को। कॉन्फेडरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फेडरेशन होता है कि जो रूलर्स हैं, जो हमारे जो प्रिंसली रूलर्स हैं, उनकी जो पावर है वो ऑटोनमस ही रहेगी उनकी पावर, बट दे वांट अ ग्रुप ऑफ देम टू मर्ज इन द इंडियन यूनियन। ओके, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अलग होएगी, इनकी आर्मी अलग होएगी, इनका सब कुछ अलग ही होएगा। मतलब ये चाहते थे कि एक कंट्री के अंदर एक और कंट्री बसे। ठीक है, कॉन्फेडरेशन के जो लोग थे वो ऐसा चाह रहे थे। अब यहाँ पे उनके सपोर्टर देख लेते हैं कि कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। वो है हमारे यहाँ पे पंडित सत्यदेव, सूरतराम, प्रकाश, तेज सिंह, भास्कर नंद, भागमल सोठा और काफ़ी सारे होंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर जब दो ग्रुप बन जाते हैं SRC के, दो ग्रुप बन जाते हैं, एक मर्जर जो मर्जर को सपोर्ट करते हैं, मर्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे कॉन्फेडरेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और ये इंसिडेंट्स होते हैं कॉन्फेडरेशन वालों की तरफ से। वो चाहते थे कि वो जो पीपल, जो लोकल हमारे जो पीपल थे वहाँ के, उनको अपने हक में लेना चाहते थे कि हाँ वो भी सपोर्ट करे लोकल रूलर्स का कि हाँ यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ही होनी चाहिए, यहाँ मर्जिंग नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप उठाता है कुनिहार का राणा। वो क्या करता है कि पीपल को एसोसिएट करता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल को जगह देता है कि यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ पे सभाज होनी चाहिए जो कि ग्राउंड लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको बता सके और अपर लेवल से उनको सॉल्व किया जा सके। ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जुब्बल में भी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाती है जो कि जो लोकल पीपल है उनकी प्रॉब्लम्स को देखें उनकी प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोटी है वो विधानसभा की नियुक्ति करता है 25 नवंबर 1947 को, बट इसको हम बिल्कुल अलग रखते हैं। ठियोग एक प्रिंसली स्टेट है, इट इज़ अ फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जिसने क्या किया, इंडिया यूनियन में खुद को मर्ज कर लिया। इन्होंने कोई नहीं देखा कि हाँ हमने पहले हिमालयन में आना है, हिमालयन यूनियन में आना है। ये डायरेक्टली इंडियन यूनियन में इन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है प्री में कि कौन सी फर्स्ट हिल स्टेट्स थी जिसने इंडियन यूनियन में खुद को मर्ज किया था और कब किया था, वो देख लीजिए
वो किया था इन्होंने 1947 15 अगस्त में इन्होंने मर्ज कर लिया था। फर्स्ट हिल स्टेट बनी थी ये। ओके, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ तक हम जान पाए हैं कि यहाँ पे हम दो ग्रुप्स देख सकते हैं कि यहाँ पे मर्जर ग्रुप बन जाता है और कॉन्फेडरेशन ग्रुप बन जाता है। दो तरह के ग्रुप बन जाते हैं। बट हमें तो पता है अभी कि जो मॉडर्न हमारा हिमाचल प्रदेश है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बना है और यहाँ पे कोई प्रिंसली स्टेट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्फेडरेशन नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे जो कॉन्फेडरेशन वाले जो लोग थे उनको सप्रेस किया जाता है मर्जर वाले लोगों से, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी ऑटोनमस स्टेट नहीं बनती है हिमाचल प्रदेश में। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।